brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। देश दिवाली की दहलीज पर खड़ा है। हर कोई इस कोशिश में लगा है कि जो 4 पैसे बचाए थे उससे कुछ खरीद कर घर ले जाए, अपने परिवार से बांटे। लेकिन ऐसे कितने ही लोगों के सपनों को हमारे देश की सरकारों ने कुचल दिया है। आज़ादी को 75 साल हो गए, इसरो चांद और मंगल तक पहुंच चुका है। अब इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी चल रही है। मतलब विकास तो हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ की सरकारें एक अदद भर्ती ठीक से अब तक करवाना नहीं सीख पाई हैं। भर्ती आती नहीं, आवेदन के वक्त वेबसाइट क्रैश हो जाती है, एडमिट कार्ड नहीं मिलता, पेपर लीक हो जाता है और इन सब से बच गए तो नियुक्ति के वक्त धांधली हो जाती है। और सरकारें इतनी बेशर्म कि अभ्यर्थी ठीक से विरोध भी नहीं कर पाते। आपको ये तस्वीरें याद होंगी जब ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से करोड़ों के नोट मिले थे। नोटों ने सुर्खियां बटोरी, लोगों की नजर पड़ी, सवाल जवाब हुए, इस्तीफा हुआ, मंत्री को जेल जाना पड़ा। सबने नोट देखे, लेकिन उनके पीछे के आंसुओं पर किसी ने ध्यान दिया? वो पैसे कहां से आए थे? किन लोगों के खून पसीने की कमाई थी? आरोप है कि वो काली कमाई शिक्षक भर्ती घोटाले के जरिए अर्जित की गई। मामला 8 साल पुराना, अभ्यर्थी अब तक दर दर भटक रहे हैं। तमाम आश्वासनों के बाद जब सब्र का बांध टूटा तो सारा गुस्सा सड़कों पर उतरा। राजधानी कोलकाता में सैकड़ों लोग बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के बाहर धरने पर बैठ गए। ये वो लोग थे जिन्होंने परीक्षा पास की थी, फिर भी नौकरी नहीं मिली। धरना 48 घंटे तक चला। बात नहीं बनी तो ममता सरकार ने छात्र छात्राओं के मुकाबले पुलिस उतार दी। फिर क्या हुआ, आप तस्वीरों में देखिए। एक एक कर, लड़का हो चाहे लड़की, सबको बंगाल पुलिस ने पहले सड़क से उठाया, फिर बसों में भरकर धरना स्थल खाली करा दिया। अभ्यर्थियों की चीख के अलावा उनके चेहरों पर ध्यान देने की जरूरत है। इनके साथ क्या हुआ, यह समझने के लिए 2014 में दाखिल होना होगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के लिए स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट यानी SLST के लिए अधिसूचना जारी हुई। भर्ती प्रक्रिया 2016 में जाकर शुरू हुई। तकरीबन 42,000 पदों के लिए 23 लाख के करीब लोगों ने आवेदन दिया। 2016 में ही सरकारी स्कूलों में ग्रुप डी के 13,000 कर्मचारियों की भर्ती के लिए भी अधिसूचना आई थी। अधिसूचनाओं के बाद एडमिट कार्ड से लेकर अपॉइंटमेंट लेटर की कार्रवाई चलने लगी। जब अभ्यर्थियों को लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है तो उन्होंने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने शुरू कर दिए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। दिक्कत यह थी कि एक मेरिट लिस्ट जारी करने के बजाय हर अभ्यर्थी को उसका व्यक्तिगत स्कोर बता दिया गया था, जबकि ये एप्लीकेंट्स चाहते थे कि नतीजे सार्वजनिक तौर पर घोषित हों। और यहीं से भ्रष्टाचार की जड़ें समझ में आने लगी। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से पूरी मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया गया। ये आया भी, लेकिन ममता बनर्जी सरकार के मातहत काम करने वाले SSC ने आदेश का पालन नहीं किया। जब न्यायालय में अवमानना की कार्रवाई शुरू होने वाली थी, तब जाकर SSC टस से मस हुआ और तब खुली भर्ती में धांधली का कच्चा चिट्ठा सामने आया। 2021 के मध्य में कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित सेंट्रल पार्क में SLST 2016 के अभ्यर्थियों ने धरना शुरू किया। आरोप लगाया कि बहालियों में मेरिट का पालन नहीं किया गया। जब 6 महीने प्रदर्शन करके बात नहीं बनी तो दिसंबर 2021 में इन अभ्यर्थियों ने पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों में झड़प भी हुई, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म नहीं किया। अपने धरने को कोलकाता के प्रसिद्ध मैदान में ले आए। तकरीबन 1.5 साल से सतत चल रहे धरने में जब कई बहालियों के बाद अभ्यर्थी अपनी अपनी फरियाद लेकर कई बहालियों की मांग को लेकर जुड़ गए हैं, यानी कारवां बड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के अफसर प्रदर्शनकारियों से कई बार मिले, लेकिन बहाली का वादा नहीं कर पाए। फरवरी 2022 में जब मामला एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने आया, तब न्यायालय ने SSC के अधिकारियों को स्वयं कटघरे में खड़ा किया। जब ये बात सामने आई कि कुछ मामलों में नियुक्ति अनुशंसा काउंसलिंग से भी पहले दे दी गई थी, नित नए खुलासे होने लगे, तो आज जाकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच CBI को दी। CBI किसी जांच की जद में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र बताए जाने वाले पार्थ चटर्जी आए, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री रहे थे।
दबाव कम करने के लिए 6 मई 2022 को पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐलान किया कि एसएससी के तहत असिस्टेंट टीचर्स की नियुक्ति निकाली जाएगी। कहा गया कि सूबे में 5,261 टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों का सृजन होगा और ये पद उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे जिन्होंने 2016 की परीक्षा पास की, पर तब तक पानी सर से ऊपर जा चुका था। 22 जुलाई को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की भी एंट्री हो गई। एजेंसी दक्षिण कोलकाता में अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी के घर पहुंची। कमरे में बिखरे 2000 और 500 के नोटों के बंडल मिले। एजेंसी ने कहा कुल 21 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई। बाकी सब आपको पता है। जो नहीं पता वो ये कि तमाम धरनों, चिट्ठियों, फरियादों और अदालती कार्रवाइयों के बाद भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो आज भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन वो नौकरी की चिट्ठी हाथ में हासिल कर लेंगे, जिसे बांटकर नेता अपनी पीठ ठोकते हैं। अब दिन की दूसरी बड़ी खबर की तरफ दाखिल होते हैं। ये खबर एक बेहद अहम मामले से जुड़ी हुई है। ललन टॉप शो के नियमित दर्शकों ने ध्यान दिया होगा, बीते दिनों लगातार हेट स्पीच के मामले सामने आए। कभी धर्म संसद के नाम पर भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, तो कभी महापंचायत बुलाकर ये काम किया जाता है, तो कभी किसी क्षेत्रीय दल से जुड़ा नेता बहुसंख्यक आबादी को धमकी दे देता है। और इन सारे कार्यक्रमों में एक पैटर्न देखने को मिलता है। पहले कार्यक्रम होते हैं, फिर इनके बयान वायरल होते हैं, फिर इन वायरल बयानों के आधार पर पुलिस से सवाल किए जाते हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और पुलिस का टका सा जवाब होता है हमें तो शिकायत ही नहीं मिली। मामला हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तब जाकर भोली भाली पुलिस हरकत में आती है। ये पूरी कहानी हाल में भी दोहराई गई जब दिल्ली से भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा ने ये बयान दिया था। मैं आज ये कहना चाहता हूं आप सभी से, और दिल्ली की जनता भी सुन रही होगी तो उनको भी कहना चाहता हूं कि इस सारी समस्या का एक ही इलाज है, और वो इलाज है संपूर्ण बहिष्कार। संपूर्ण बहिष्कार कर दो। ये रेडिया लगा रहे हैं, इनके रेडी से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मांस मच्छी की दुकान खोलते हैं, वहां पर एमसीडी को बोलकर जिनके पास लाइसेंस नहीं है सबको बंद कराने की जरूरत है। ये लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, संपूर्ण बहिष्कार। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो तो। ऐसे कई उदाहरण हैं, और ऐसे ही मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ के सामने एक याचिका आई। इसमें भारत में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती टारगेटिंग को रोकने हेतु तुरंत दखल देने की अपील की गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, क्या कहा उन्होंने? हमें इस तरह न्यायालय की शरण में आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन न प्रशासन कोई कदम उठा रहा है और न ही सुप्रीम कोर्ट। बस स्टेटस रिपोर्ट मंगा ली जाती है, चुप्पी इसका समाधान नहीं है। सिब्बल ने अपनी दलील में प्रवेश वर्मा के उस बयान का जिक्र किया जो हमने आपको अभी सुनवाया। सिब्बल की दलील सुनने के बाद बेंच ने सवाल किया कि क्या मुस्लिम समुदाय के लोग हेट स्पीच नहीं देते हैं? इस पर सिब्बल ने कहा अगर वो ऐसे करें तो क्या बख्शे जाएंगे? तब पीठ ने सिब्बल से कहा आपने जिन बयानों का जिक्र किया वो यकीनन परेशान करने वाले हैं, खासकर इसलिए कि भारत एक लोकतंत्र है और यहाँ किसी धर्म की प्रधानता नहीं है, लेकिन बस एक ही समुदाय के खिलाफ दिए गए बयानों का जिक्र किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को किसी को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस पर सिब्बल ने भी हामी भरी, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि किसी भी शख्स द्वारा ऐसे बयान निंदनीय है। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि हेट स्पीच और नरसंहार का कॉल देने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ सामान्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। ऐसे में कोर्ट को भारत सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देना चाहिए कि हेट स्पीच और हेट क्राइम के मामलों की गंभीरता से जांच हो। जो लोग हेट स्पीच वाले कार्यक्रम आयोजित करते हैं उनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए और दूसरे सख्त कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो। सारे तर्क सुनने के बाद बेंच ने आज ही अंतरिम फैसला भी सुना दिया। कोर्ट ने दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर कहा कि वे स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताएं कि उन्होंने हेट स्पीच के मामलों में क्या कार्रवाई की। ये उन राज्यों के नाम है जहां हाल में धर्म संसद के नाम पर भड़काऊ भाषण दिए गए। न्यायालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ये व्यवस्था भी दी कि अब कहीं भी हेट स्पीच या हेट क्राइम का मामला सामने आता है तो पुलिस शिकायत मिलने का इंतजार नहीं कर सकती, उसे स्वतः संज्ञान लेकर मामला दाखिल करना होगा और आरोपियों के खिलाफ उपयुक्त कदम उठाने होंगे। इस बाबत संबंधित राज्य सरकारों को अपने निर्देश जारी करने का आदेश दिया गया। न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया कि अगर उसके फैसले का पालन नहीं हुआ तो ये सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के रूप में देखा जाएगा।
न्यायालय ने हैरानी जताते हुए कहा कि 21वीं सदी है, हम धर्म के नाम पर कहां आकर खड़े हो गए, जबकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 वैज्ञानिक चेतना की बात करता है। यह सब त्रासद है। हमारी राय में कोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि वो लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, साथ ही देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक चरित्र और कानून के शासन के संबंध में संवैधानिक मूल्यों को बचाए। न्यायालय के आदेश के बाद यह साफ हो गया कि पुलिस अब भोले तर्कों के पीछे छिप नहीं पाएगी। अब ये देखना होगा कि नियमित रूप से सामने आने वाले हेट स्पीच के मामलों में कार्रवाई न करने को लेकर अलग अलग राज्यों की पुलिस अपना बचाव कैसे करती है। ये थी दिन की बड़ी खबरें। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी जुड़ी है एक दुखद हादसे से। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में आज सुबह सेना का एक रुद्र हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आर्मी एविएशन कोर का यह हेलीकॉप्टर तूतिंग जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर हादसे का शिकार हुआ। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक इस जगह सड़क के रास्ते पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए हवाई रास्ते से बचाव टीम को भेजा गया। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत 5 लोग सवार थे। इन सभी की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। इसी महीने की 5 तारीख को भी सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई थी। आज दुर्घटनाग्रस्त हुआ रुद्र एक स्वदेशी आर्मर्ड हेलीकॉप्टर है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने ध्रुव हेलीकॉप्टर में बदलाव करके बनाया। इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना और सेना में होता है। आज वाला हादसा मिला लें तो 2 साल से भी कम वक्त में ये तीसरा रुद्र क्रैश है। सेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। रक्षा बीट से ये एक और अपडेट है। भारत ने आज ओडिशा के तट से अग्नि प्राइम मिसाइल का फिर सफल परीक्षण किया। जैसा कि नाम से जाहिर है, अग्नि प्राइम अग्नि मिसाइल परिवार का ही एक हिस्सा है। जी, अग्नि कोई एक मिसाइल नहीं, मिसाइलों की सीरीज है। सारी अग्नि मिसाइलें सामरिक महत्व की होती हैं, क्योंकि इससे परमाणु बम दागा जा सकता है। इसीलिए ये मिसाइल सेना की आम यूनिट्स के पास न होकर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास रहती हैं। भारत के पास अग्नि 1 से अग्नि 5 तक मिसाइलें हैं, जो 8000 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। आज जिस मिसाइल का परीक्षण हुआ है उसके नाम में प्राइम लगा है, यानी अग्नि मिसाइल का उन्नत संस्करण। मिसाइल का वजन भी कम कर दिया गया है ताकि वो ज्यादा ईंधन और विस्फोटक ले जा सके। फिलहाल इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। आज वाले परीक्षण के साथ अग्नि प्राइम ने सफल परीक्षणों की हैट्रिक बना दी, यानी अब मिसाइल की तकनीक और क्षमता को भरोसे लायक माना जा सकता है। फिलहाल मिसाइल के डेवलपमेंट ट्रायल्स चल रहे हैं, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO करवा रहा है। इसके बाद यूजर ट्रायल्स होंगे, जिसमें स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के लोग खुद मिसाइल को चलाकर देखेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो मिसाइल स्ट्रेटेजिक कमांड के सुपुर्द कर दी जाएगी और विधिवत इसका उत्पादन भी शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी सुर्खी ये सुप्रीम कोर्ट से है। नियमित रूप से कोई ना कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है जो पूरी तरह से बेसिर पैर होती है। आज भी ऐसा ही हुआ, जब एक शख्स ने यह कहते हुए याचिका लगा दी कि उसे भारत का राष्ट्रपति बना देना चाहिए। इस शख्स का नाम है किशोर जगन्नाथ सावंत। सावंत का दावा कि वो बीते 20 बरस से पर्यावरण पर काम कर रहे हैं और चूंकि उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने नहीं दिया गया तो उन्हें राष्ट्रपति बनाने का आदेश पारित किया जाए, साथ में तनख्वाह भी दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि सावंत चाहे तो सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की याचिकाएं नहीं लगा सकते। साथ में न्यायालय ने कोर्ट की रजिस्ट्री से कहा कि आइंदा सावंत की ऐसी याचिकाएं स्वीकार न की जाएं। ऐसी एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, जिसमें मांग की गई थी कि ताजमहल का असली इतिहास मालूम करने के लिए शोध की अनुमति दी जाए, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। कोर्ट ने इस याचिका को भी रद्द कर दिया। दर्शक जानते ही हैं, बीते दिनों में लगातार ताजमहल को लेकर कई उलझुल दावे हुए। कोई कहता है कि तहखाना खुलवा कर दिखाओ, कोई कहता है कि वो ज़मीन तो मेरी है, लेकिन अब तक अदालतों ने ताजमहल को बचा कर रखा है। एक तरफ बेसिर पैर की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रही हैं, दूसरी तरफ कई अहम मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही। संभवतः इसीलिए आज CJI UU ललित ने लंबित मामलों की लिस्टिंग पर चिंता व्यक्त की। लिस्टिंग यानी तारीख लगना, जिस दिन अदालत किसी मामले पर सुनवाई करती है। CJI UU ललित ने कहा, कम से कम 400 मामले सुनवाई के लिए तैयार थे, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए गए। ये गंभीर मामला है। हम अब एक एक मामले में लिस्टिंग न होने के कारण पता लगाएंगे। इस तरह रजिस्ट्री द्वारा मामलों को लिस्ट न करना न्याय के रास्ते में बाधा पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और याचिका खारिज की, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने लगाई थी। टेनी चाहते थे कि प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में अंतिम सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की जगह इलाहाबाद में हो, लेकिन अब यह तय है कि फैसला लखनऊ से ही आएगा।
जुलाई 2000 में लखीमपुर के टिकुनिया गांव में प्रभात गुप्ता नाम के शख्स की हत्या हो गई थी। इल्जाम लगा अजय मिश्र टेनी समेत 4 पर। 2004 में निचली अदालत ने टेनी को दोषमुक्त कर दिया। इसी साल टेनी को इस मामले में फिर ऊपरी कोर्ट से भी जमानत मिली। इस फैसले को गुप्ता परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी थी। टेनी के लिए यह तीसरा बड़ा झटका है। इससे पहले वो केस ट्रांसफर कराने की मांग के साथ हाईकोर्ट गए थे, जहां याचिका खारिज हो गई थी। फिर टेनी ने हाईकोर्ट में ही याचिका लगाकर केस की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगवानी चाहिए, यह याचिका भी खारिज हो गई। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि केस ट्रांसफर नहीं होगा। दर्शक जानते ही हैं कि टेनी के बेटे पर भी 2021 के लखीमपुर हिंसाकांड में गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तीसरी सुर्खी है महाराष्ट्र से। सूबा बिजनेस एज यूजुअल की तरफ लौटता जा रहा है। कैसे, हम बताते हैं। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ने सीबीआई को अपने यहां जांच करने के लिए जनरल कंसेंट दे दी। दर्शक जानते ही हैं, सीबीआई एक केंद्रीय एजेंसी है और कानून व्यवस्था है राज्य का विषय। इसीलिए जब सीबीआई को किसी सूबे में जाकर कार्रवाई या जांच करनी होती है तो सूबे की सरकार से अनुमति लेनी होती है। यह अनुमति केस बाय केस बेसिस पर मिलती है। जनरल कंसेंट का मतलब होता है कि सीबीआई को बार बार अनुमति नहीं लेनी होगी, ओवरऑल अनुमति मिल गई। जैसे जैसे केंद्रीय एजेंसियों का ताप बढ़ा, देश में ज्यादातर विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके द्वारा जो रूल किए जा रहे राज्य हैं, उन्होंने सीबीआई को दी जनरल कंसेंट को वापस ले लिया है। महाराष्ट्र में चल रही महाअघाड़ी सरकार ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन अब भाजपा ने शिवसेना के शिंदे धड़े के साथ सरकार में वापसी कर ली तो सीबीआई को जनरल कंसेंट फिर मिल गई। इसका मतलब महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में ईडी के साथ साथ सीबीआई के और भी सक्रिय दिखने के अनुमान है। अगली सुर्खी का संबंध देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल के बयान से है। पहले बयान सुनिए, फिर आगे की बात। जिहाद की बात भी कब आ जाती है? जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। शिवराज पाटिल लंबे समय बाद चर्चा में आए और आते ही कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। एक किताब जो वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई ने लिखी, उसके विमोचन के दौरान जिहाद और गीता को एक लाइन में पिरो दिया। बीजेपी को बैठे बिठाए हमलावर होने का मौका मिल गया। कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताते हुए जवाब की मांग की जाने लगी। सुनिए बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस का जो है वो देश की संस्कृति और देश के जो संस्कार हैं और देश की जो सनातनी सोच है, उस पर जिस तरह का आप इस तरह की बात करके आप हमला करेंगे तो ये अपने आप में कांग्रेस का खुद कबाड़ा करने को तैयार बैठे हैं। अब कांग्रेस में दिक्कत ये हो गई कि कांग्रेस का हर नेता जो है वो कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मार रहा, बल्कि कुल्हाड़ी लेके जेब में घूमता है कि जहां मिले वहीं पे अपने कांग्रेस के पैर पे मारो। शाम होते होते बीजेपी जब सीधे कांग्रेस अध्यक्ष और गांधी परिवार से सवाल पूछने लगी तो फिर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को इस विवाद पर पार्टी की तरफ से सफाई जारी करनी पड़ी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी शिवराज पाटिल ने कथित तौर पर भगवत गीता पर कुछ टिप्पणी की जो अस्वीकार्य है। इसके बाद उन्होंने सफाई दी है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड एकदम स्पष्ट है। भारत की संस्कृति में भगवत गीता एक अहम स्तंभ है। साफ था कि कांग्रेस ने शिवराज पाटिल के बयान से किनारा कर लिया। उसके बाद शिवराज पाटिल की सफाई भी आई। सुनिए। ये आप देखो कि आप इस चीज को आप जिहाद बोलेंगे क्या? मैं नहीं कह रहा हूं। आप इस श्री कृष्ण ने भगवान को अर्जुन को करने के लिए इसको जिहाद कहेंगे क्या? आप नहीं कहेंगे। यही मैं कह रहा था। तो ये कुरान शरीफ के अंदर जो जिहाद की बात की गई है वो ये है कि कोई आदमी भगवान एक है समझकर उसका रूप नहीं है, उसका रंग नहीं है, उसकी मूर्ति नहीं बनाना है। ये जू धर्म के लोगों ने सबसे पहले बताया। आखिरी सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी है। सुबह सुबह आपने टीवी चैनलों पर देखा होगा, पीएम मोदी ने पहले केदारनाथ धाम और उसके बाद बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए। ये छठवां मौका था जब पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान सिर्फ धार्मिक दौरे नहीं हुए, सरकारी काम भी हुए। पीएम मोदी ने सूबे में 3,400 करोड़ रुपए के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। इसमें केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे का प्रस्तावित निर्माण भी शामिल है। पीएम मोदी चीन सीमा पर बसे भारत के आखिरी गांव तक भी गए। वहां क्या कहा, सुनिए। जब बॉर्डर किनारे सड़क बनाने के लिए भी दिल्ली से मंजूरी लेनी जरूरत पड़ती थी,
हमने न सिर्फ इस बाध्यता को समाप्त किया बल्कि बॉर्डर किनारे अच्छी सड़कें बनाने पर, तेजी से सड़कें बनाने पर जोर दे दिया। अब पहाड़ी राज्यों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए हमने विशेष तौर पर जैसे सागरमाला है वैसे भारतमाला है, वैसे अब पर्वतमाला का काम आगे बढ़ने वाला है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। दिवाली साल भर का त्योहार, परिवार के साथ मनाया जाने वाला त्योहार। ललन टॉप परिवार की तरफ से इस बृहत्तर परिवार को, करोड़ों दर्शकों के परिवार को दीपोत्सव की खूब शुभकामनाएं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा ललन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें ललन टॉप ऐप।